खाना बनाने का शौक है कि खाने का शौक है कि खिलाने का शौक है? पूरी इंडिया के अच्छे खाने कहाँ मिलते हैं उनको टेस्ट करने का शौक है और अपने दोस्तों को खिलाने का शौक है। जब मैं पैदा हुआ तो सब लोग खुश थे, लेकिन मेरी माँ रो रही थी कि उनको एक लड़की चाहिए थी। मुझे समस्या तब होती है जब ज़्यादा लोग आ जाएं और फिर उनके लिए चाय भी मुझे खुद ही बनानी पड़ती है। आम आदमी पार्टी कहती है कि आप ठीक टाइम पे रेड करवाते हैं। आपको जेल भेजा माननीय न्यायालय ने, इसमें बीजेपी कहाँ है? इतना जो अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं ना, लोकतंत्र की वजह से बोल रहे हैं। वो मेरे घर आए हैं मुझसे मिलने और मुझे खुद आके कहा था कि आप हमारे साथ जुड़ो। अगर जीतेंगे तो क्या सबसे पहला काम? सबसे पहला काम यमुना की सफाई होगी। मैं बता रहा हूँ हमारे डुबकी लगाएंगे? बिल्कुल। मोदी जी से आप कई बार मिले होंगे। मोदी जी से मैं अकेले कभी नहीं मिला। कभी नहीं मिले? कभी नहीं मिला। आज नहीं, कल सुलझाएंगे तेरी उलझी हुई जुल्फों को। आज उलझे हैं जरा वक्त को सुलझाने में। नमस्कार, मैं हूं मनोज्ञा लोईवाल। स्वागत है आपका। आपने दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के वीरेंद्र सचदेवा जी को कई अंदाज में देखा होगा, लेकिन इस अंदाज का आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। पूड़ियां तल रहे हैं, नाश्ता बना रहे हैं। स्वागत है आपका वीरेंद्र जी, स्वागत है आपका हमारे शो पर। अब नाश्ते पे नेताजी आपका स्वागत है खुद ही हमारे घर तल रहे हैं, खुद ही बना रहे हैं और हमें खिलाएंगे भी। तो इसको ऐसा तो नहीं है कि हमें टेंशन में, कंपल्शन में कहना है कि बहुत बढ़िया बना? नहीं, आपको स्वाद लगे तो बताइएगा ऐसे तो। और मुझे लगता है कि हम ठीक ठाक बना लेते हैं। भरोसा है बहुत। कितने साल की प्रैक्टिस है ये? नहीं, मैंने बताया कि मैं बचपन से मुझे खाना बनाना मेरी माँ ने मुझे सिखाया है। तो अभी प्रदेश अध्यक्ष होने के बाद शायद मैं एक दिन बना पाया हूँ पिछले 2 सालों में, लेकिन अमूमन जो है वो फिनिशिंग तो ठीक है एकदम। अमूमन मेरे बच्चों को मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद है, क्योंकि मैं उसमें एक्सपेरिमेंट करता हूँ। जैसे फ्रूट्स की सब्जी बनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। फ्रूट्स की सब्जी? हाँ जी, वो अगली बार के लिए रखी जाए क्या? बिल्कुल। तो अगली बार जब हम आएंगे तो हम लोग फ्रूट्स की सब्जी खाएंगे। आज मैं जरा ये दिखा रही हूँ, बड़ी मस्त एकदम आलू की सब्जी है, मसालेदार, धुआंधार। अच्छा, सर्दी के मौसम में ये सब मिल जाए तो क्या ही बात है। राजनीति की बात तो होती रहती है, दिन भर आम आदमी पार्टी की पूड़ियाँ ऐसे ही तलते हैं आप। नहीं, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हम लोग खाली किचन में इसलिए इतना प्यार से बोल रहे हैं, नहीं तो आम आदमी पार्टी के लिए इतने प्यार से तो बोलते अच्छा, नहीं। मैं बड़ी ईमानदारी से बताऊं, मैं कभी भी इस तरह से बोलता ही नहीं था। मेरे को हमेशा हंसना, खेलना, मजाक करना ये सब पसंद है, लेकिन वो सब बहुत रिस्ट्रिक्टेड हो गया है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और मैं कैमरा देख के भागने वाला आदमी था। मुझे कैमरे पे बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन अब ठीक है, काम है तो इसलिए करना तो पड़ता आप छुपे रुस्तम निकले एकदम। अब पता नहीं इसको आप क्या कह सकते हैं, लेकिन मैंने कभी भी अपने आप को मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छा वो नहीं हूँ, जिसे कह सकते हैं कि ओरिएटर बहुत अच्छा नहीं हूँ। मेरे से बहुत अच्छा बोलने वाले मेरे साथी हैं, इसलिए मैं सभी सांसदों को, अपने सब साथियों को कहता हूँ कि तुम लोग करो। मजबूरी में जो प्रदेश अध्यक्ष के नाते मुझे बोलना था तब मैं आता हूँ। और मजदूरी में तो दिल मांगे मोर कर देते हैं और पता नहीं क्या क्या। ये जो डायलॉग लाते हैं सोच के लाते हैं? नहीं, सोच के नहीं लाता मैं। आपने देखा होगा मैं कभी पढ़ के नहीं बोलता हूँ। जो मन में होता है वो बोलता हूँ, और वो कई बार चीज़ें आती हैं मन से। और मैंने बताया कि मैं रंगमंच का कलाकार रहा हूँ, तो वो अदा तो छूटती नहीं है। ये जो पुष्पा का डायलॉग आया था, पोस्टर आया था एकदम, फ्लावर नहीं फायर है। जी जी। तो ये सब आप अपना पोस्टर देख के क्या बोलते हैं ये बताइए? नहीं, जब वो बनाया AI का पोस्टर देखकर आपका पहला रिएक्शन क्या था? वो जब बनाया मेरे साथ, जो हमारी सोशल मीडिया की टीम है, तो मैंने उनसे कहा यार ये क्या बना दिया तुमने? तो बोला नहीं सर, उनका जवाब देना है। तो वो मुझे लगता है वो लोग ज़्यादा प्रोफेशनल हैं, तो वो लोग अपने हिसाब से करते हैं। गुस्सा नहीं करते? क्या लेकर आए हो, मुझे क्या बना दिया है? नहीं, मैंने उनको कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो हमें ये कहते हैं कि ये आजकल के लोगों की पसंद है, तो ये करना है, तो फिर मैं उसको मना नहीं फीडबैक करता। देख के विश्वास हो गया होगा आपको? मैं देख ही नहीं पाता हूँ। वो जो शाम को रिपोर्ट आती है वो पढ़ता हूँ, तो लगता है कि ठीक है, जो ये कर रहे हैं अच्छा ही कर रहे हैं। दिन भर में कितने फ़ोन कॉल आते हैं आपके? फ़ोन बहुत आते हैं, लेकिन मैं आपके माध्यम से अभी कई लोगों से माफ़ी भी मांगता हूँ कि जब से टिकटॉक का शुरू हुआ है तो अमूमन मैं सबको रिप्लाई करता था। अभी वो 20-25 दिन से छूट रहा है। चाहकर भी मैं नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि लगातार मीटिंग्स चलती हैं, लगातार बातचीत होती रहती है, और मेरी आदत होती है जब मैं किसी से बात कर रहा हूँ तो मैं फ़ोन पिक नहीं करता हूँ। कोशिश करता हूँ कि ना करूँ। 1000 से ज़्यादा मिस कॉल तो मैंने देखे पड़े हुए हैं। तो आप समझ लीजिए कि कितने लोगों को रिसीव भी किया होगा। नाराज हो रहे होंगे लोग अभी तो? फिर नहीं, मैं उनको पता है भैया कि प्रदेश अध्यक्ष बन गए, अब हम आप फोन नहीं उठा रहे हैं। नहीं, वो उनको मालूम है कि मैंने पिछले 18-19 महीनों में उनको ये शिकायत का मौका नहीं दिया है, लेकिन अब मजबूरी में छूट भी जाता है तो कई बार नहीं कर पाता हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ जब भी गाड़ी में बैठने का समय मिलता है तो उनसे बात करके। दिल्ली चुनाव में लगता है कि 24 घंटे से ज़्यादा समय चाहिए था। हाँ, अभी भी लगता है कि जितना डिलीवर करना चाहिए हम नहीं कर पा रहे हैं,
मुझे लगता है कि हमें और बेहतर और अच्छा करने की ज़रूरत है। टिकटों का जो बंटवारा होता है उसके बाद बैड ब्लड आता है, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें डिबेटेबल हो जाती हैं। तो आपको लगता है कभी कभी कि जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं उसमें कुछ चीज़ें अनवांटेड भी रही हैं जो हो जाती हैं राजनीति में? कुछ चीज़ें समय के साथ चलती हैं, लेकिन टिकटॉक का जो अभी बंटवारा हुआ बड़ा बेहतरीन बंटवारा हुआ है। कहीं से कोई शिकायत नहीं आई है। 1-2 कार्यकर्ताओं को हमने जो विषय था समझाया है, और अंततः सबको लगता है कि पार्टी के हित में हम लोगों को अपने बारे में नहीं सोचना है, पार्टी कैसे जीते उसके बारे में सोचना है। ये पूड़ियाँ तो सब फूल गई हैं। वीरेंद्र सचदेवा जी को इसका सर्टिफिकेट दिया जा सकता है। हाँ पूड़ी, हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, डांट वाट पिटी है घर पर? कई बार मार खाए हैं कि नहीं? बहुत बहुत कितनी मार खाए हैं? बहुत बार। सबसे ज्यादा कब पिटाई हुई है? बचपन में। छोटे बच्चों को तो प्यार मिलता है नहीं, वीरेंद्र जी। बचपन में हुई, लेकिन मैं सबसे लाडला भी था घर का। मेरे बड़े भाइयों ने मुझे बिगाड़ने की बहुत कोशिश की है। मेरी हर छोटी छोटी बातों को उन्होंने पूरा किया है। और आपने कितनी चुगली लगाई है? मुझे पिक्चर नहीं, उनकी चुगली नहीं लगाता था, वो तो मेरी बातें मानते थे। लेकिन क्रिकेट खेलना, झूठ बोल के भाग जाना, पिक्चर देखना, इन पे जब पकड़ा जाता था तो पिटाई होती थी। पब्लिक में भी हुई है कभी पिटाई? नहीं, पब्लिक नहीं हुई कभी। हाँ, आप तो पत्रकार रहे, तो आपके लिए जब आप पत्रकारों को देखते हैं तो आपको लगता है कि चीजें बदल गई हैं तब के युग में, अब के युग में? बहुत बदल गई हैं। उस समय तो आप समझे कि हम लोगों के लिए इतनी स्ट्रगल होती थी मोटरसाइकिल पे जाना। उस समय मोबाइल भी नहीं होते थे, तो बड़ा मुश्किल था काम करना। और वो प्रिंटर से वो निकलता रहता था रोल, उसमें करेक्शन करते रहो, हाथ से करो पूरा करेक्शन। हाँ। और हमारे जो ऊपर हमारे बॉस थे, वो फट से लाल निशान लगा देते थे। फेंक नहीं देते थे कागज? कई बार फेंकते। हमारे वाले तो पूरा कागज फेंक देते थे और फिर पूरी स्क्रिप्ट दोबारा लिखनी पड़ती थी। हिंदी बहुत सुधारी उन्होंने हमारी। जैसे गलतियां बहुत थी। जैसे एक चीज़ मैं नहीं बोलता, सन्यासी लिखना बड़ा इजी सा शब्द लगता है, सन्यासी लिखना। लेकिन जब लिखने बैठे तो हमेशा फिर उन्होंने समझाया कि सन्यासी में 2 आधे नए आते हैं। हाँ, वीरेंद्र सचदेवा को गुस्सा कब आता है? गुस्सा बहुत आता है जी। दिखाते तो नहीं है? हाँ, दिखाता नहीं। सबसे ज्यादा गुस्सा कब आता गुस्सा है? इसलिए आता है कि मार डाला, फोड़ डाला। नहीं, ऐसा नहीं। मुझे गुस्सा इसलिए आता है जब मुझे परफेक्शन नहीं दिखती काम में। मुझे चीज़ों में परफेक्शन चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि जो जिम्मेदारी दी है हम उसको 100% पूरा करके दिखाएं। लेकिन जब उसमें हम लीनियंसी देखते हैं, उसमें थोड़ा सा ये देखते हैं कि इग्नोर कर दिया गया चीज़ों को, तब गुस्सा आता है। डांट लगाते हैं आप नेताओं को? नहीं, उनसे सीखना होता है, उनको डांट कर लगा सकते हैं। जब कार्यकर्ताओं को कभी कभी समझाने की स्थिति में कहता हूँ, तो मुझे लगता है वो भी हमारी मजबूरी समझते हैं। अब एक पॉलिटिकल सवाल है। हाल ही में रमेश भिदुड़ी जी का एक बयान आया था, अब प्रधानमंत्री जी के मंच से भी था और अलग से भी था। पार्टी को नुकसान पहुंचाया क्या उस बयान? मैंने उनसे बात की और उनका कहना ये, मतलब समझाया उनको, और मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि किसी भी महिला के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। और जो मातृशक्ति किसी भी क्षेत्र में काम करती है, वो चाहे सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, या अपने कामकाजी क्षेत्र में। मेरी पत्नी खुद वर्किंग है, तो हमको बात करते समय संयम रखना चाहिए और कुछ भी काम ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे कि उनके मर्यादा को ठेस लगे। तो मुझे उम्मीद है कि आगे से वो ऐसा कुछ नहीं कहेंगे। डांट लगाई उनको फिर? नहीं, वो मुझसे बड़े हैं और उनको समझाया, और उनको भी इस बात का फिर एहसास है, और इसलिए उन्होंने खेद व्यक्त किया कि वो भावावेश में इस तरह की बातें बोल गए। डिसिप्लिन का बड़ा जोरदार बोलबाला रहता है ना पार्टी में? बिल्कुल रहता है, और रहना भी चाहिए। किसी अच्छे संगठन को अगर काम करना है तो फिर एक नीति और एक दिशा में सबको चलने के लिए तो डिसिप्लिन चाहिए। पिछले चुनाव में, स्टेट के इलेक्शंस में आरएसएस की बड़ी भूमिका देखी गई। इस बार संघ की कितनी बड़ी भूमिका रहेगी दिल्ली के चुनाव में? देखिए, हम लोग अपना काम करते हैं। उस विचार को हमने हमेशा अपने जीवन में आत्मसात किया है, जो राष्ट्र और हमारी संस्कृति से जुड़ा है, जो हमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से मिला है। उनके काम करने की पद्धति, उनके काम करने की शैली अलग है। हम राजनीतिक लोग हैं, हम अपने हिसाब से काम करते हैं। निश्चित उनकी शुभकामनाएं हमारे साथ रहती हैं। क्या मैं ये कहूँ कि इस बार बीजेपी माइक्रो मैनेजमेंट बहुत अच्छा कर रही है? हर बार सीखते हैं, हर बार कोशिश करते हैं, और लोकसभा चुनाव में इसका फ़ायदा हमें मिला है, क्योंकि दिल्ली में ये पहला चुनाव था जो 1-to-1 हुआ है 1952 के बाद से अब तक। वरना हमसे 3 या 4 दल लड़ते थे अलग अलग, और हमारे लिए बड़ी कठिन चुनौती थी, खासतौर से एज ए अध्यक्ष मेरे लिए भी।
और उस माइक्रो मैनेजमेंट में सभी कार्यकर्ताओं ने मेहनत की। इसका परिणाम हुआ कि हम 7 सीटें जीते। तो मुझे लगता है वही जज्बा और वही जो धोना है हमारे मन में, इस बार विधानसभा चुनाव भी हम जीतेंगे। ऐसा तो नहीं है कि पब्लिक जानती है कि ठीक है लोकसभा में मोदी जी को वोट दे दो हमें, लेकिन स्टेट में केजरीवाल चाहिए, फ्रीबीज मिलने चाहिए? वो चश्मा अब उतर चुका है। 27 हफ्तों से हम लगातार झुग्गी झोपड़ी में जा रहे हैं हर रविवार को। 2 बार तो रात्रि प्रवास भी किया मैंने। कोई झुग्गी वाला ऐसा नहीं जिसका बिजली का बिल ना आया हो। 2800 रुपये का बिल है, 800 रुपये, 1000 रुपये, 1500 रुपये। अगर बिजली फ्री है तो फिर बिल क्यों आ रहा है? आम आदमी पार्टी तो क्लेम कर रही है कि किसी का नहीं मैं क्या ना, वो उनका काम है झूठ बोलना। आम आदमी पार्टी जितना प्रचार और विज्ञापन पे व्यवस्था खर्च करती है झूठ बोलने पे, अगर उसने इतना दिल्ली की व्यवस्था को सुधारने के लिए किया होता तो शायद आज उनको ये दिन नहीं देखना पड़ता। क्या बीजेपी अभी भी आम आदमी पार्टी की पिच पर नैरेटिव बना रही है? ऐसा नहीं है। हमारा मानना ये है कि दिल्ली वाले जितने भी लोग हैं वो किसी भी वर्ग के हैं। दिल्ली में समाज कल्याण की या जन कल्याण की जो योजनाएं सरकार की होती हैं वो किसी व्यक्ति की नहीं होती हैं, और वो योजनाएं चलती रहें, पार्टी कोई सी भी हो, उसको नहीं रुकना चाहिए। ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा। लेकिन जानबूझकर ऐसी योजनाओं को रोकना जिससे दिल्ली को ज़्यादा फ़ायदा हो। अब आयुष्मान योजना पिछले 2 साल से पूरे हिंदुस्तान में चल रही है, दिल्ली में क्यों नहीं? बंगाल में भी नहीं है। मैं तो अपनी दिल्ली की बात करूँगा। 33 राज्यों में चल रही है तो दिल्ली में क्यों नहीं? क्यों? क्योंकि उसमें प्रधानमंत्री का नाम जुड़ा है। तो अपने अहंकार, अपनी ईगो के लिए आप दिल्ली की जनता का नुकसान क्यों कर रहे हैं? अगर वो करोड़ों रुपया दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य पे खर्च हो जाता और जो योजना आप लाने की बात कर रहे हैं उस योजना से दिल्ली की सड़कों को बेहतर कर देते, उस योजना से दिल्ली में और विकास के काम करते, दोनों चीज़ें बढ़ती। 3 मुद्दे ऐसे कौन से हैं जो सबसे बड़े होने वाले हैं इस बार चुनाव में? सबसे बड़ा मुद्दा तो भ्रष्टाचार है। क्योंकि जिस हाथी पे बैठकर अरविंद केजरीवाल आए थे कि ईमानदारी, सच्चाई और व्यवस्था को बदल दूंगा, वो सपने अरविंद केजरीवाल ने ही तोड़े। हम खासतौर से मैं सनातन समाज के लिए कहूँ, हम लोग अपने परिवार के लिए बहुत ज़्यादा ईर्ष्यालु होते हैं और किसी भी हद तक जाते हैं, पर मैंने ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जो सार्वजनिक रूप से अपने बच्चों के सर पे हाथ रख के कसम खाएगा और बिल्कुल उसके उलट करेगा। हम सोच नहीं सकते, हमारे बच्चे कितने भी बुरे हों हम उनका अहित नहीं सोच सकते, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने किया। कल जब मैं शीश महल दिखा रहा था तो मैं वो ब्लू वैगन आर ढूंढ रहा था उसमें, जिसमें बैठ के घूमते थे। आज करोड़ों रुपए की गाड़ी से कम उनका गुजारा नहीं है। जो आदमी एक पुलिस वाला लेने की बात नहीं करता था, आज वो 2-2 राज्यों की पुलिस लेके चलता है। ऐसा मतलब ये बिल्कुल 360 डिग्री चेंज है अरविंद केजरीवाल। जिस अरविंद केजरीवाल, वो मेरे घर आए हैं मुझसे मिलने 2011-12 में, जब उन्होंने मोहल्ला सभाएँ शुरू की थी और मुझे खुद आके कहा था कि आप हमारे साथ जुड़ो। तभी मैंने उनको मना किया था कि मैं खाटी स्वयंसेवक हूँ, मुझे पता है मुझे कहाँ काम करना है। क्या ऑफर था ये? नहीं, उस समय पहली मोहल्ला सभा उन्होंने हमारे यहीं मीर विहार से शुरू की थी। उस समय मेरे घर आए, हमारे निगम पार्षद थे, वो लेकर आए थे उनको, चाय पी, और उस समय उन्होंने कहा, तब तक वो राजनीतिक दल नहीं बनाया था उन्होंने, तब उन्होंने कहा कि हमारी इस योजना में जुड़िए, आपका मैंने यहाँ बहुत नाम सुना है, हमारे साथ जुड़िए। तो मैंने कहा जी, जहाँ मैं काम कर रहा हूँ हम अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, अपना कीजिए। लेकिन दिखाना और करने में अरविंद केजरीवाल ने सारी सीमाओं का उल्लंघन किया है। एक बात हमेशा उठाई जाती है कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। आपकी ईडी सीबीआई के अधिकारियों से बात होती है क्या? मैंने ऐसा कभी कोई काम नहीं किया जिसके लिए ईडी और सीबीआई वाले मुझे ढूंढे। आम आदमी पार्टी कहती है कि आप उनसे बात करके ठीक टाइम पे रेड करवाते हैं। हर ऑल्टरनेट डे कहते हैं आज सीबीआई की रेड होने वाली है। जितना मैं समझता हूँ और जितने सब लोग दिल्ली के समझते हैं, कानून नियमों के अधीन काम करता है, न्यायालय भी नियमों के अधीन काम करता है। अगर आपने कुछ नहीं किया है तो कोई भी जांच एजेंसी आपके पास क्यों आएगी? आप पैसे की चोरी करेंगे, आप करप्शन करेंगे, आप दलाली खाएंगे, कमीशन खाएंगे, तो फिर कानून अपना काम करेगा, और जब कानून काम करेगा तो फिर आपको जवाब देना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, इन सबको, या सत्येंद्र जैन, इन सबको एक बात ईमानदारी से बतानी चाहिए, आपको जेल किसने भेजा? अगर आप शराब का घोटाला नहीं करते,
अगर आप उसमें दुकानें खोल के कमीशन नहीं खाते तो किसी के माई के लाल में हिम्मत नहीं थी कि आपकी तरफ उंगली उठाता। आपको जेल भेजा माननीय न्यायालय ने, कानून ने अपना काम किया, कानून ने साक्ष्य रखे, न्यायालय ने आपको जेल भेजा। इसमें बीजेपी कहाँ है? और जब न्यायालय ने उस केस की प्रोसीडिंग देखी, जांच अभी चल रही है, और एक समय आने पर एक कानून के दायरे के अंदर उन्होंने आपको कड़ी शर्तों के साथ जमानत दी है। उस जमानत का फ़ायदा उठा के बाहर बोल भी रहे हैं आज। लेकिन ये तो तय है कि आप जमानत पर छूटे हुए अपराधी हैं, केस अभी ख़त्म नहीं हुआ है। तो इस भारतवर्ष में, इस लोकतंत्र में कानून का शासन है और कानून अपना काम ईमानदारी से करता है। विपक्ष यही कहता है कि लोकतंत्र है ही नहीं मोदी राज में, डिक्टेटर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इतना जो अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं ना, ये लोकतंत्र की वजह से बोल रहे हैं। एक बार जरा इस लोकतंत्र को ख़त्म कर दीजिए देश से, इनका घर से निकलना दूभर हो जाएगा। जो कर्म इन्होंने किए, जो चोरियाँ इन्होंने की हैं। मैंने वो माताएं बहनें देखी हैं जिनके बच्चों को शराब की लत लगवाई है इन लोगों ने। कौन सा देश ऐसा होता है जी, कौन सा राज्य ऐसा होता है कि आइए एक बोतल के साथ दूसरी बोतल लेके जाइए? कौन सा मुख्यमंत्री ऐसा करता है? आप दूध के साथ दूध फ्री देते, समझ में आता। ब्रेड बटर फ्री देते, समझ में आता है। प्रधानमंत्री ने गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राशन देना शुरू किया कि कोविड में कोई आदमी भूखा ना मरे, समझ में आता है। लेकिन आपने तो पूरी की पूरी पीढ़ी को बर्बाद करने का काम किया। तो मैं तो शुक्रिया अदा करता हूँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, माता बहनों को, जिन्होंने अपने लाठियाँ सही, मुकदमे उनके ऊपर बने, लेकिन 1.5 साल तक लगातार संघर्ष किया, तब जाके ये स्कीम वापस हुई है। जब आप इन सब चीज़ों की बात करते हैं वीरेंद्र जी, मुझे एक बात बताइए कि आज की स्थिति में, वर्तमान में एआई हो या फिर इन सब के आ जाने से, जिस तरह से बाबा अंबेडकर की फोटो के साथ वीडियो रिलीज हो रहे हैं, ये किस स्तर पर जा रहा है? टेक्नोलॉजी एक अच्छा साधन हो सकती है सीखने का, लेकिन यही टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग कितना महंगा पड़ेगा, ये बनाने वालों ने नहीं सोचा होगा कभी। लेकिन अब आया है तो मुझे लगता है कानून को इसमें से कोई रास्ता निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत गंभीर है जिस तरह से एआई का दुरुपयोग होता है। और उसका असर कितना होता है कि जैसे डुप्लीकेट फ़ोन आते हैं या ठगी के मामले आते हैं, लोगों के घर बर्बाद होते हैं, इसके दुष्परिणाम बहुत हैं। और मुझे लगता है इस पर कुछ कड़े संज्ञान लेने की ज़रूरत है। हमने मोदी जी का कार्यकाल देखा है, अटल जी का कार्यकाल देखा है, कौन बेहतर प्रधानमंत्री, या मैं ये कहूँ दोनों के काम करने के तरीके में क्या अंतर है? देखिए, पिता और पुत्र की तुलना नहीं की जा सकती। हमें सौभाग्य मिला है, मेरी पत्नी को भी मिला है, कि जब हमारा विवाह हुआ, हम पहले निमंत्रण देने गए थे अटल जी को, तो उस दिन वो विवाह में आ नहीं पाए थे। तो 6 या 7 दिन बाद उन्होंने अपने दिल्ली वाले घर पे हम दोनों को बुलाया और अपने हाथ से चाय बना के पिलाई उन्होंने। और वो अटल जी का बहुत विशेष स्नेह हमसे भी रहा है, व्यक्तिगत रूप से भी आखिरी समय तक मेरा उस परिवार में आना जाना रहा है। और माननीय प्रधानमंत्री या वीरेंद्र सचदेवा या भारतीय जनता पार्टी के आज लाखों अनेक कार्यकर्ता वो हैं जिनके लिए अटल जी आदर्श व्यक्तित्व थे, हैं और रहेंगे। अटल जी ने बहुत सारे कार्यकर्ताओं का निर्माण किया, नरेंद्र मोदी भी उसमें से एक है, तो इसलिए इनकी तुलना नहीं की जा सकती। नरेंद्र मोदी अटल जी के जो विज़न था भारत को विश्वगुरु बनाने का, उस विज़न पे काम कर रहे हैं और देश को विश्वगुरु बनाने में अग्रसर हैं। ऐसा क्यों कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी को मुसलमानों से या अल्पसंख्यकों से दिक्कत है? सच्चाई है ये बात? ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मेरे जहाँ बचपन बीता पुरानी दिल्ली में, वहाँ आधे से ज़्यादा मुसलमान, आज भी उनसे संपर्क है, आज भी मिलना होता है। मुझे पता है वो हमें वोट नहीं देते, लेकिन हमारी दोस्ती में कोई खलल नहीं है। आज भी ईद पे उनका आना होता है, हम दिवाली पे उनके यहाँ मिठाई भेजते हैं। हमारे पड़ोस में भी मुस्लिम परिवार है। मेरे अध्यक्ष बनने की जितनी ज़्यादा खुशी उनको थी, किसी को भी नहीं थी, जिस तरह से वो आके मेरी माँ और पिताजी से आशीर्वाद लेते हैं। लोगों ने धारणाएँ बनाई हैं, राम मंदिर को लेकर ज़रूर हमारा एक विज़न है और उस विज़न के लिए हम सब ने काम किया, ये लोग वो भी जानते हैं। उनकी धार्मिक आस्थाएँ अलग हो सकती हैं, हमारी अलग हो सकती हैं, लेकिन हिंदुस्तान के लिए सबका दिल एक जैसा ही धड़कता है। आपके राम मंदिर और बाबरी मस्जिद की कौन सी याद है? आप खुद भी गए थे, अरेस्ट हुए, काफ़ी सारी चीज़ें हुई उससे। हाँ, हम जब 1992 में जा रहे थे तो मैं ट्रेन में पकड़ा गया था पनखी, कानपुर के पास। तो उस समय मुलायम सिंह की जो पुलिस से उससे झगड़ा हुआ हमारा, वो एक साधु संत के साथ बदतमीज़ी कर रहे थे। तो हमारा ग्रुप था 5-7 लोगों का,
सब पकड़े गए। 17 दिन हम बंद रहे वहाँ, ठीक ठाक पिटाई भी हुई हमारी, लेकिन वहाँ नहीं पहुँच पाए थे। लेकिन बाबरी मस्जिद का जो विध्वंस हुआ वो बाद में अखबारों से पता चला, और उसके बाद अयोध्या जाना हुआ ये दर्शन। बात सही है कि कांग्रेस ने हिंदुओं के साथ नाइंसाफी की है, जानबूझ के की है? 1947 से अगर क्यों? किसी के साथ नाइंसाफ़ी हुई है हिंदुस्तान में, तो हिंदुओं के साथ कांग्रेस ने की है। क्यों? उनको वोट बैंक की राजनीति करनी थी, उनको वोट बैंक की राजनीति करनी थी, और उन्होंने एक वर्ग विशेष के दबाव में जानबूझकर बहुसंख्यक समाज को दबाने का काम किया। लेकिन ये हमारी उदारता रही है समाज की, सनातन की, कि हर बार सब कठिनाइयों के बाद भी हम लोग खड़े हुए हैं और अपने संकल्प की पूर्ति के लिए आगे बढ़े। सवाल ये भी उठा था ना कि अधूरे राम मंदिर का उद्घाटन कर दिया, फिर चुनाव में अयोध्या हार गई बीजेपी, उससे कुछ सीख मिली या सदमा लगा था, टेंशन हुआ था सोचकर? देखिए, अयोध्या की सीट हारना दुखद था, अफसोस भी हुआ था, और फिर हमने वही कहा कि इस देश में एक राजनीति ऐसी भी चलती है जो अल्पकालीन सुविधाएं के चक्कर में लोग होते हैं। लेकिन अब उसी अयोध्या में जब मैं नववर्ष वाले दिन देख रहा था कि 5 लाख से ज़्यादा लोग पहुँचे दर्शन करने, तो मुझे लगता है चीज़ें ठीक होंगी। और चुनावी हार जीत को मुझे लगता है प्रभु राम के साथ जोड़ना ठीक भी नहीं है। वो तो आराध्य हैं, उनकी कृपा से ही सरकार चलती है। 3 बार माननीय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बन रहे हैं, और 2047 तक विकसित भारत का जो संकल्प है प्रभु श्री राम की कृपा से पूरा होगा। मुझे अपने अंदाज में ज़रा 2 लाइन में, पत्रकार से दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष, 35 वर्षों का अनुभव कम नहीं होता है। 36वां शुरू हो गया, बताइए। 2025 में 36वें में आ गए। 20-22 साल की उम्र से तो काम कर रहे हैं आप, हम क्या कहें, पार्ट टाइम चाइल्ड लेबर। 2 लाइन में बताइए। आज नहीं कल सुलझाएंगे तेरी उलझी हुई जुल्फों को, आज नहीं कल सुलझाएंगे तेरी उलझी हुई जुल्फों को, आज उलझे हैं जरा वक्त को सुलझाने में। वीरेंद्र सचदेवा जी को आपने बहुत सारे अंदाज में देखा होगा, पर आपको ये अंदाजा है कि वो घर पर अधिकतर खाना भी खुद ही बना लेते हैं? खाना बनाने का शौक है कि खाने का शौक है कि खिलाने का शौक? मुझे खिलाने का शौक है, मतलब मैं टेस्ट करता हूँ, लेकिन मुझे पूरी दिल्ली के और इनफैक्ट पूरी इंडिया के अच्छे खाने कहाँ मिलते हैं उनको टेस्ट करने का शौक है, और अपने दोस्तों को खिलाने का शौक है। जनता को भी क्या खिला रहे हैं? ये जो फल काटे हुए हैं और ये जो तैयारियां हो रही ये तो मैंने आपके लिए किया। ये भी के लिए किया। लेकिन जब आप खाने की बात करते हैं तो आपका फेवरेट फूड क्या है? बड़े फूडी हैं आप तो। मैं कुछ भी खाता हूँ, मतलब मैं अगर हिंदुस्तान के दूसरे शहरों में भी जाता हूँ और पार्टी की तरफ से कई बार हमें चुनावों में भेजा जाता है, तो जो लोकल फूड है या जो स्ट्रीट फूड है मैं वो प्रेफर करता हूँ। जूस, खाना, सब्जी लेने भी खुद ही जाते हैं? सब्जी अभी लेने नहीं जा रहा हूँ पिछले 2 साल से, नहीं तो हर मंडे हमारे यहाँ एक वीकली मार्केट लगता है, तो उसमें जाके मैं खुद ही लेकर आता हूँ। कई लोग ये सोचते हैं कि अगर दिल्ली के आप प्रदेश अध्यक्ष हैं तो बहुत ही शोशा और इसके साथ रहते होंगे, कल्चर शॉक लगता है लोगों को जब घर आते हैं तो? मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो जैसे पहले रह रहा था वैसे ही रहता हूँ, और पार्टी ने एक दायित्व दिया है, उससे पहले पार्टी ने अनेक काम दिए हैं, तब भी यहीं रहते थे, अब भी यहीं रहते हैं, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? जो अपना घर है वो तो अपना घर है। जब आप राजनीति करते हैं और घर पर लोग आते हैं, तांता भी लगता होगा लोगों का, लाइन लग जाती है कि सुबह, कि उसको अलग कैसे रखते हैं कि ठीक है मैं दफ्तर पे ही मिलूंगा या घर पे? सुबह मैं सुबह आई थी तो यहाँ पर लाइन लगी हुई थी लोगों की, मैं 6-7 बजे से लोग कार्यकर्ताओं को अमूमन रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम कार्यालय में मिलें। मुझे अपने घर की मर्यादा पता है कि 6 लोगों से ज़्यादा यहाँ नहीं बैठ पाते, और फर्स्ट फ्लोर पे रहता हूँ तो बाकी लोगों को नीचे रुकना पड़ता है, तो मुझे भी थोड़ा बुरा लगता है। तो इसलिए उन सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि कार्यालय में मिलें, लेकिन फिर भी कार्यकर्ता हैं, उनका अधिकार है, तो वो आते हैं, तो फिर एडजस्टमेंट करते हैं। और दूसरा क्या है कि माता पिता बुज़ुर्ग हैं, बच्चे दोनों चले जाते हैं टाइम से, और मेरी पत्नी वर्किंग है, टीचर हैं, तो वो भी निकल जाती हैं। मुझे समस्या तब होती है जब ज़्यादा लोग आ जाएं और फिर उनके लिए चाय भी मुझे खुद ही बनानी पड़ती है। नौकर नहीं है ना घर पर? नहीं, वो सफाई वाली आती हैं जो झाड़ू पोछा करती हैं, बर्तन करती हैं, बाकी तो काम हम घर का खुद ही करते हैं। ये कितने लोगों को पता है कि दिल्ली के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अपने घर का काम अधिकतर खुद ही करने की कोशिश करते हैं और करते भी हैं? मुझे नहीं लगता ये बताने की ज़रूरत है। मैं बचपन से, मैं जब मतलब मेरी माँ मुझे बताती हैं, जब मैं पैदा हुआ तो सब लोग खुश थे, लेकिन मेरी माँ रो रही थी कि उनको एक लड़की चाहिए थी। तो मुझे बचपन से झाड़ू पोछा करना, बर्तन धोना और ऐसा खाना बनाना जो हम इमीडिएट बना सकते हैं, मुझे सिखाया गया।
और मैंने बड़ी सहजता से सीखा भी। और जैसे जैसे बड़े होते गए, हमने अपनी माँ के वो दिन भी देखे जब अंगीठी में खाना बनाते थे। एक कमरे में हम 5 भाई, 6 भाई बहन, माता पिता सब साथ में रहते थे। और एक दिन जो सब्जी बनती थी वही दिन में 3 बार खानी होती थी। अच्छा पकवान खाने के लिए हमें 7 दिन इंतज़ार करना पड़ता था। 2-2 रुपये की मजदूरी कैसे की है वो मैंने भी की है कॉलेज में पढ़ते समय। तो वो सारे कष्ट देखें, इसलिए आज जो कुछ भी है हम ईश्वर का धन्यवाद करते हैं कि इससे बेहतर हमें और क्या चाहिएगा। हम इसमें बहुत खुश हैं। अच्छा, इन्होंने भी बहुत समय में पापड़ बेले हम पत्नी से विवाह के लिए, मुझे वो बताइए एपिसोड जरा आप। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब अच्छा, डाउन प्ले कर रहे हैं। नहीं, डाउन प्ले नहीं है, मतलब हमारी जो सासू माँ हैं वो पुरानी दिल्ली में, मैं जब राजनीतिक क्षेत्र में काम करता था तो अब उनसे मिलना हुआ। उनकी इच्छा थी कि मैं उनके घर का दामाद बनूं, तो वो रिश्ता लेके आई थी अपनी बड़ी बेटी का, इनकी बड़ी बहन का। लेकिन उस समय तक मेरे 2 भाई मुझसे बड़े थे जिनकी शादी नहीं हुई थी। तो हमारी माता जी ने उन्हें मना किया कि पहले 2 भाइयों की होगी उसके बाद होगा। तो लेकिन डेस्टिनी में इनका लिखा था, तो इसलिए इनसे हुई। वो आज वो भी अपने घर में खुश है। नेताजी नेतागिरी से थोड़ी बाज आएंगे, ये नहीं बता रहे कि ये खुद भी जम गए थे। बता दीजिए वीरेन जी, हमें आप पता जूस है। पीजिए, आप ही बताइए। आप जूस लीजिए, मैं देखिए, आप जूस पीजिए अब। अच्छे नेता की खासियत होती है, वो सब कुछ बताएंगे लेकिन सिर्फ वो नहीं बताएंगे। 10 में से 10। हम और ये कैमरा के लिए नहीं है, ये स्वाद पर है। जब आप राजनीति की बात करते हैं और जिंदगी की बात करते हैं, कौन सी 2 बातें हैं जो आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी को पूरी तरह से अलग बना देती है? देखिए, हमारी एक आइडियोलॉजी है और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ हम लोगों की जवाबदेही है। हम लोग समाज में जैसे हैं और हमसे जो हमारी पार्टी उम्मीद करती है, तो वो उस जवाबदेही के लिए कई बार हमको सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है अपनी खुशियों से। बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूँ। जैसे जब से मैं अध्यक्ष बना हूँ तो कई बार मन करता है कि भाई हम पब्लिक प्लेस में जाके, जैसे मैं बचपन में बहुत अच्छा डांस करता था, लेकिन आज बाध्यता है कि मैं प्रदेश का अध्यक्ष हूँ तो मैं रुकता हूँ, क्योंकि पता नहीं किसको क्या लगेगा। या कई बार अपनी स्वाभाविक इच्छाएं जो होती हैं उनको छुपाना पड़ता है। कुछ कपड़े ऐसे होंगे जो अमूमन मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मैं इसलिए नहीं पहन पाता हूँ क्योंकि मैं एक पार्टी का अध्यक्ष हूँ। स्टाइलिंग का बड़ा शौक है आपको ना? नहीं, एकदम कलर कोऑर्डिनेटेड चलने का शौक है। हाँ, मुझे कपड़े अच्छे पहनने का शौक है, अच्छे गॉगल्स पहनने का शौक है, और पहले अच्छे जूते भी पहनता था, अभी भी हैं मेरे पास, लेकिन जब से एक एक्सीडेंट हुआ तो उसके बाद से जूते पहनने मैंने कम किए हैं, चप्पल ज़्यादा पहनता हूँ। तो लेकिन मुझे इन चीज़ों का शौक बचपन से। गाना गाने का बड़ा शौक है? सुनने का शौक है। गाते नहीं? नहीं, मैं गाऊंगा तो सब भाग जाएंगे। बचपन में गाता था। बचपन में मैंने भजन ही गा दीजिए राम जी। नहीं, मैंने हर वो काम किया है जो एक मिडिल क्लास परिवार के किसी भी बच्चे को जिनका शौक होता है। मुझे पिक्चर देखने का आज भी बहुत शौक है, और मैं वो आदमी होता था कि जो कोई भी अच्छी पिक्चर पता चलता है बैनर से, डायरेक्टर से, कास्ट से, या उसका राइटर कौन है, तो मैं फ्राइडे से संडे के बीच में ही देखता था, उसके बाद नहीं देखता। फेवरेट फिल्म कौन सी है? फेवरेट फिल्म गाइड। और एक्टर? एक्टर बहुत सारे पसंद हैं, मतलब उसको हम एक सीमा में नहीं बांध सकते। देवानंद मुझे बहुत पसंद है, राज कपूर मुझे बहुत पसंद है, अमिताभ बच्चन बहुत पसंद है, नसीर साहब, ओम पुरी जी, कमल हसन, स्मिता पाटिल मेरी फेवरेट हीरोइन रही हैं। और आर्ट की तरफ ज़्यादा रुझान दोनों है दोनों कि दोनों कमर्शियल की तरफ? दोनों। अमरीश पुरी मुझे बहुत पसंद रहे हैं मेरे। और आजकल के जनरेशन को मैं इतना नहीं देख पाता हूँ, लेकिन ये जो विनोद खन्ना मुझे बहुत अच्छे लगते थे। कई लोग तो मुझे कहते थे तुम्हारी इस पे जो निशान है ये विनोद खन्ना जैसा ही है। और उस ज़माने में मैं थिएटर किया करता था कॉलेज में जब मैं था, और 2 मेरे प्ले दूरदर्शन पे भी आए थे। डायलॉग मार के दिखाइए जरा। तो नहीं, अब वो ये छोड़िए। दिल मांगे मोर तो चलता है? हाँ, आपका वो इस चलता कॉन्फ्रेंस में? है। तो उस समय लोगों ने बहुत सलाह दे दी कि तुम बहुत अच्छी एक्टिंग करते हो। मैं मिमिक्री माइम बहुत अच्छा करता था, तो मन में आया क्यों ना फिल्मों में काम किया जाए। तो घर से अनुमति लेके 3 महीने मुंबई में संघर्ष किया। ये कहीं नहीं पता था किसी को? हाँ, तो जब कुछ नहीं हुआ तो फिर वापस आ गया।
तो उसके बाद लगा कि क्या करना है, तो कॉलेज पास आउट किया, तो फिर जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन किया, फिर अखबार में नौकरी की और वहीं से घूमते हुए राजनीति में आ गए। वीरेंद्र सचदेवा जी के लिए एक छोटा सा रैपिड फायर है, आग लगाने वाले सवाल हो सकते हैं। ओह शुरुआत करें? कीजिए। कौन बेहतर मुख्यमंत्री है, अरविंद केजरीवाल या आतिशी? ये दोनों ही मुख्यमंत्री नहीं है, ये दोनों दिल्ली को लूटने वाले लुटेरे हैं जिन्होंने दिल्ली को लूटने का काम किया। अगर बेहतर मुख्यमंत्री मैं किसी को कहूँगा तो मदन लाल खुराना से बढ़िया मुख्यमंत्री कोई नहीं था। दिल्ली के दिल में क्या है? दिल्ली के दिल में मोदी है। वीरेंद्र सचदेवा का सबसे बड़ा डर क्या है? नहीं, मुझे किसी बात का डर नहीं है। मेरे सामने एक चैलेंज है कि 25-26 सालों से जो दिल्ली का बनवास है वो ख़त्म करना है, और मैं ऐसे चैलेंजेस को स्वीकार भी करता हूँ और मैं फाइटर हूँ, मुझे लड़ना आता है। मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना के दिखाऊंगा। छोले भटूरे या आलू सब्जी? छोले भटूरे। पक्के पंजाबी में। बाइक या गाड़ी? मोटरसाइकिल बहुत चलाई है, उसका आनंद अलग है। मैंने मुंबई से पुणे तक जब वन वे रोड होती थी, लोनावाला खंडाला, उस समय मोटरसाइकिल का आनंद लिया है। ये बड़ा मतलब ये बताइए मुझे आप ज़रा सा। नहीं, मुझे अच्छा है, शौक है मुझे। मैंने बताया था जिन दिनों में मैं मुंबई गया था, और मुंबई लगातार जाता था सिर्फ इसलिए कि मुझे कोई वो फिल्म नगरी अच्छी लगती थी। तो फिर जहाँ पता चलता था शूटिंग हो रही है तो वहाँ मोटरसाइकिल लेके जाता था। तो एक बार पूना गया मैं मोटरसाइकिल अपने दोस्त के लेकर, उस समय वो राजदूत होती थी और उस समय सिंगल रोड होती थी, तब तक ये एक्सप्रेसवे नहीं बने थे। तो पहाड़ियों के बीच में थे, रिमझिम बारिश में मोटरसाइकिल चलाने का आनंद ही अलग था। मिस करते हैं बहुत। अभी मौका मिलेगा चुनाव के बाद तो बीच बाइक में पे कभी निकल कभी, जाऊंगा। जैसे अभी पीछे तिरंगा यात्रा थी वो थी, तो मैंने फट से बाइक पकड़ी और उसको चलाया बहुत आनंद के साथ। एक शब्द में इन लोगों के बारे में अगर कुछ बताना चाहें या डिस्क्राइब करना चाहें, मैं व्यक्तियों के नाम लूंगी, आप उनके लिए बताइएगा आपकी भावना या एक शब्द में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक शब्द में बोलना है, राष्ट्रभक्त। गृह मंत्री अमित शाह। इम्पॉसिबल को पॉसिबल कैसे करना है वो अमित शाह जी से सीखना चाहिए। राम मंदिर। हमारी आस्था का केंद्र है, राम आराध्य हैं हमारे। बाबरी मस्जिद। उसका जाना ठीक रहा है, मुझे उसके लिए कोई मतलब दुराव नहीं है। मैंने 17 दिन उस समय जेल में काटे हैं, पुलिस की लाठियाँ भी खाई हैं, और वो निस्संदेह हिंदुस्तान की परंपरा का संकेत नहीं था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। फायर हैं, फ्लावर नहीं है। बताइए जरा इसको। मैंने बता दिया कि फायर है, फ्लावर नहीं है। दिल्ली। दिल्ली मेरा स्वाभिमान है, दिल्ली मैंने दिल से जिया है, दिल्ली में मैं पैदा हुआ हूँ, और दिल्ली के लिए मेरे दिल में दर्द है, इसलिए दिल्ली को सुधारना बहुत ज़रूरी है। एलओपी राहुल गांधी। उन्हें सीखने की बहुत ज़रूरत है अभी। एक शब्द में। मैच्योर नहीं है। सांसद प्रियंका गांधी। कांग्रेस या उनकी पार्टी उसमें संभावनाएं देखती हैं, लेकिन अभी जो मैंने उनके इवेंट देखे हैं पार्लियामेंट में आने के बाद, तो मुझे उनसे निराशा हुई है। एक शब्द में। वो एक अच्छी पत्नी, अच्छी माँ ज़रूर है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। 84 के दंगों के लिए उसमें उनका योगदान नहीं है, लेकिन कांग्रेस का उसमें एक बहुत योगदान था। लेकिन इंदिरा गांधी ने उस समय में, जब देश में एक स्थायित्व की ज़रूरत थी, निस्संदेह देश के लिए काम किया। प्रशंसा। मैं तो कह रहा हूँ देश के लिए काम किया। पाकिस्तान। आज वो पाकिस्तान है, लेकिन वो मेरा हिंदुस्तान था। मेरे माता पिता वहाँ पैदा हुए हैं, और उस समय के कांग्रेस के नेताओं ने लाइन खींचकर उन सब लोगों को पाकिस्तानी बना दिया जो हिंदुस्तानी थे। पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू। उनको मेरे हिसाब से जितना मान सम्मान दिया है, इतना काम उन्होंने किया नहीं है। एक शब्द में। हाइप ज़्यादा क्रिएट किया उनके बारे में, लेकिन जितना उनके बारे में मैंने पढ़ा है, बेहतर होता उस समय सरदार पटेल को प्रधानमंत्री बनाया जाता। भारत। भारत स्वाभिमान है, भारत देश है हमारा, भारत हमारी सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है, और भारत विश्व गुरु बनने की राह पर है और विश्व गुरु बनेगा। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। सपनों के सौदागर जिन्होंने दिल्ली को लूटने का काम किया है। मुख्यमंत्री आतिशी। वो खुद ही कहती हैं कि मैं काम चलाऊँ, तो उनके बारे में मुझे टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। यमुना नदी। यमुना नदी हमारे मतलब धार्मिक आस्था का भी केंद्र है, हमारी मान्यता का भी केंद्र है, और मैंने खुद यमुना में एक महीना, जब हम कार्तिक के महीने में, आज भी हमारे पिताजी अब नहीं जा पाते हैं, तो हम वहाँ से
वजीराबाद से आगे जाके यमुना का पानी ला के उनको नहलाते हैं। 1 महीना बचपन में पिताजी हमको सब भाइयों को रोटेशन से यमुना नदी लेके जाते थे। हम वहाँ स्नान करते थे, पूजा अर्चना करते थे। स्विमिंग हमने वहीं सीखी यमुना में। और जब हम बड़े हुए तो हम अपने पिताजी को साइकिल पे लेके गए, फिर स्कूटर पे लेके गए, फिर गाड़ी पे लेके गए। लेकिन आज यमुना को देख के तकलीफ़ होती है। और मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, जिस दिन हमने अरविंद केजरीवाल को चैलेंज किया था कि तुमने कहा था कि 2025 में यमुना में डुबकी लगाएंगे, तो मैंने उन्हें बुलाया। मैं जब गया था तो वहाँ मेरा कोई ऐसा अंदेशा नहीं था कि मुझे कुछ करना है। लेकिन जब मैंने वहाँ पैर रखा पहला और माँ की जो हालत देखी, अंदर से द्रवित हुआ। और वो जब डुबकी लगाई थी तो वो एक संकल्प लिया था कि माँ मुझे शक्ति देना, हमारी पार्टी को शक्ति देना, तुम्हें फिर से निर्मल अविरल बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बन के करेगा। अगर जीतेंगे तो क्या सबसे पहला काम यमुना की सफाई होगी। मैं बता रहा हूँ, हमारी डुबकी लगाएंगे? बिल्कुल, यमुना की सफाई करेंगे, समयबद्ध सीमा में करेंगे। मैक्सिमम 3 साल के अंदर यमुना साफ हो सकती है। माननीय उपराज्यपाल जी ने एक ट्रैक करके दिखाया था, लेकिन अरविंद केजरीवाल को पसंद नहीं आया तो जाके कोर्ट में जाके उसको रुकवाया। मैं प्रयागराज में देख कर आया हूँ कि कैसे वहाँ गंगा को साफ़ किया गया है। मैं बनारस देख कर आया हूँ, अपनी पूरी टीम के रिसर्च की हम लोगों ने। नितिन गडकरी जी ने बहुत बेहतरीन काम किया उसमें, गंगा को साफ़ करने में। तो हम यमुना में क्यों नहीं कर सकते? सिर्फ विज़न चाहिए, निष्ठा चाहिए और प्रतिज्ञा चाहिए कि हम कर सकते हैं। चलिए, कब की कहाँ की तस्वीरें हैं? ये सब पॉलिटिकल प्रोग्राम्स की तस्वीरें, पुरानी तो इसमें से कोई भी नहीं है। हाँ। ये हमारा कार्यालय बन रहा है, तो उसका हम विजिट करने गए थे। ये नई दिल्ली लोकसभा में मैं सरोजिनी नगर में एक सभा को संबोधित कर रहा था। ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से आप कई बार मिले होंगे, कोई ऐसी बात जो मोदी जी से मैं अकेले कभी नहीं मिला। कभी नहीं मिला? दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष मोदी जी से अकेले कभी नहीं मिला। और ऐसा नहीं है कि मैं चाहता तो मतलब वो बिल्कुल समय देते। मुझे लगा कि जिस जिम्मेदारी के साथ मुझे दिल्ली का काम दिया गया है, जब तक मुझे खुद न लगे कि मैं कुछ कर पाया हूँ, तब तक मैं अपने काम की रिपोर्ट देने नहीं जाऊँगा। तो ऐसा होता है कि लोग ललायित रहते हैं कि हमें मुझे मोदी से मिलना है। प्रधानमंत्री जी के साथ सबसे पहला जब ये आप संगठन मंत्री थे, ये बात है 96-97 की, तब मुझे अवसर मिला था एक बार। करोल बाग में एक शादी थी हमारे बड़े वरिष्ठ नेता मूलचंद चावला, उनके परिवार में। तो मेरे पास एक मारुति कार होती थी, तो मैं बाहर निकला तो उस समय तो आप संगठन मंत्री थे, तो हमारे लिए संगठन मंत्री पिता तुल्य होते हैं। तो मैंने इनको देखा तो गाड़ी रोकी, तो मैंने पूछा आपने कहाँ जाना है? तो बोले नहीं जाना तो 11 शुग रोड है, लेकिन अगर आप उस तरफ जा रहे हैं तो मुझे लेके चलिएगा, स्पेशली नहीं जाना है। तो मुझे मुईर विहार जाना था, मेरा रास्ता उधर से ही था। मैं क्या, मैं छोड़ता हूँ। तो मैंने उन्हें अपनी अगली सीट पे बिठाया। मुझे ध्यान है हमारी उस सीट का ना कि स्क्रू टूटा हुआ था, तो ब्रेक लगाने वो सीट भी हिलती थी आगे पीछे। तो उस समय उन्होंने हंस के कहा था कि तुमने पूरी यात्रा में मुझे 2-2 सवारी करा दी, मारुति कार की भी और अपनी सीट की भी। तो वो मेरी पहली मुलाकात थी। उसके बाद मैं उनसे मिला हूँ जब मैं प्रदेश अध्यक्ष बना हूँ। कार्यक्रम में जैसे रैली में मिलना हुआ, या 1-2 बार हम एयरपोर्ट गए तो उनके स्वागत करने का अवसर मिला। तो वो हमेशा कुशलता पूछते हैं और अच्छा करने की प्रेरणा देते हैं, और यही हमारे लिए बहुत है। जिंदगी का सफर है और जिंदगी का सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना है। तो लाइनें फिल्मी, लेकिन आज भी दिल उसी तरह धड़का देती हैं, क्योंकि चुनाव में क्या होगा ये कोई नहीं जानता। मैदान जंग है, जो जीतेगा वही सिकंदर होगा। फिलहाल सौरभ और सलमान के साथ मुझे मनोज्ञा लोईवाल को दीजिए इजाजत। जुड़े रहिएगा मेरे साथ, बताएंगे आपको कौन क्या खा रहा है इस बार चुनाव के मैदान में।